नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की एसआईआर की 2026 की ड्राफ्ट रोल जो है, जो कि 6 जनवरी को प्रकाशित हुई है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम कैसे वोटर लिस्ट में अप्लाई करेंगे जोड़ने के लिए, ठीक। और उसके पहले आपको क्या करना होगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ड्राफ्ट रोल में आप अपना नाम कैसे सर्च करें, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपका नाम नहीं होगा या संशोधन करना होगा तो अब आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसकी सारी पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अपना आपका नाम वोटर लिस्ट में अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन तरीका, आप अपने बीएलओ के पास में यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो भी आपका जहां भी वोट आप डालते रहे हैं आज तक या आपके पेरेंट्स डालते रहे हैं, आप वहीं पे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जिनका काम है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना, संशोधन करना, काटना, जो कुछ भी अगर करना है तो बीएलओ का काम होता है। तो आप अपने बीएलओ के पास में जाके फॉर्म लेके और उसको भर के आप फर्स्ट तरीका ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि आप गांव में नहीं हैं, ठीक, फिजिकली नहीं उपस्थित हैं, आप कहीं और बाहर हैं, तो आप अपना नाम कैसे ऐड कराएंगे। तब आपके पास में एक दूसरी प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया। मतलब आप कहीं पे भी हो, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। सपोज करिए कि आप उत्तर प्रदेश के किसी गाँव के निवासी हैं या कहीं के भी निवासी हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो गाँव में है बट आप नहीं है, ठीक, और आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो अभी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। फर्स्ट तरीका ये है ऑफलाइन मेथड, ठीक। ऑफलाइन तरीका है, आप बीएलओ के पास में जाएंगे और ये फॉर्म लेंगे, गणना प्रपत्र 6। प्रपत्र 6 इसको बोला जाता है, जिसको नामांकन फॉर्म बोला जाता है। आप उसको भर के और उसके साथ में एक है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको, ये दोनों चीजों को आपको फिल करना है और अपने बीएलओ को दे देना है। और दूसरा है, अगर बीएलओ के पास मान लो नहीं है ये फॉर्म, तो आप उस फॉर्म को ऑनलाइन जाके जो है डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के फिर उसको भर के आप दे सकते हैं, ठीक। ये फॉर्म जो है कहाँ से ऑनलाइन हमको डाउनलोड करना है, ठीक, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी और कैसे इसको भरना है ये भी बताऊंगी। सेकंड, दूसरा वीडियो में ऑनलाइन कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो प्रोसेस भी बताऊंगी। फॉर्म भरने से पहले आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होगी। ये मैटर करता है कि जैसे कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है हमको, ठीक, इसमें हमको ये देना है कि हमारा नाम या हमारे किसी संबंधी का नाम पिछले पिछले एसआईआर में था कि नहीं। अगर वो होगा तो हमको ये भरना है बस, खाली, और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा है कि ना मेरा नाम था और ना मेरे किसी संबंधी का नाम 2003 की एसआईआर की सूची में था, तो हमको क्या करना है, नाम तो हमारा ऐड ही होगा लेकिन हमको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, इसमें ये है, आपकी डीओबी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन किसके किसके डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर ना आपका नाम एसआईआर में है, ना आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम 2003 की सूची में था, तो आपको जो है आपकी डीओबी के अनुसार डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, अगर आपका नाम आपका जन्म 1987 के पहले हुआ है, तो आपको केवल आपका ही डॉक्यूमेंट देना है, ओनली अपना डॉक्यूमेंट देना है। कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, यहाँ पे ये जो 11 डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक। अब दूसरी है कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद और 2004 के पहले हुआ है, ठीक, 1987 के बाद और 2004 के पहले हुआ है, तब आपको इन्हीं 11 में से अपना एक डॉक्यूमेंट देना है, देन अपने मम्मी या पापा में से, पेरेंट्स में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है, ठीक। और फिर तीसरी चीज ये है, अगर जो है आपका जन्म 2004 के बाद में हुआ है, ठीक, आपका जन्म 2004 के बाद में हुआ है, तब आपको जो नीचे 13 डॉक्यूमेंट है, 11-13, उनमें से अब आपका भी और आपके मम्मी और पापा दोनों, मतलब तीनों लोगों का फिर आपको एक एक डॉक्यूमेंट देना है, ठीक। अब आशा करती हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया, ऑफलाइन कैसे आपको फॉर्म भरना है और बीएलओ को देना है, अभी ये प्रक्रिया मैं आपको करके बताती हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको वो फॉर्म भर के दिखाऊंगी जिनका, यानी जिनके संबंधी का नाम 2003 की सूची में था, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म नहीं आया है जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं था, नहीं तो मैं उसको भी आपको भर के दिखाती थी। तो अभी मैं ये फॉर्म भरने जा रही हूँ जिनका 2003 की सूची में नाम था और वो अपना फॉर्म भर रहे हैं, ठीक। तो अभी उसको मैं ऑफलाइन भी करके दिखाऊंगी और ऑनलाइन भी करके दिखाऊंगी। क्योंकि ऑफलाइन करके दिखाने में और ये इस वीडियो में, वैसे ही मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ऑनलाइन कैसे हमको पूरा फॉर्म भर के और देन सबमिट करना है, इसका वीडियो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी, ठीक। तो अब पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए।
कोई भी आपका मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या कुछ भी है, कंप्यूटर है, तो आपको वहाँ के सर्च बार में जाना है और उस पर सिंपली हमको क्या टाइप करना है, voters.eci.gov.in। हमको यही चीज़ जो है टाइप करनी है और सर्च करनी है, तो हमको कुछ ऐसा जो है दिख जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में जारी रखिए, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश है और हिंदी है, तो जैसे मुझे हिंदी में अगर चाहिए तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूँगी और मुझे सारी चीज़ें हिंदी में दिखने लगेंगी। डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नया मतदाता पंजीकरण। यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं या कुछ महीनों में 18 वर्ष के हो जाएंगे तो फॉर्म 6 भरें। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है और यहीं से डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको डाउनलोड करने के बाद में ये भी आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर प्री ड्राफ्ट फॉर्म्स। ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको भरना बताती हूँ कि आपको भरना कैसे है, ठीक। सबसे पहले जैसे ये फॉर्म है, फिजिकल है फॉर्म और इसको भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, यानी आपका जो भी असेंबली नेम है, वर्तमान असेंबली नेम, ठीक। अब प्रेजेंट टाइम में जो भी विधानसभा का नंबर है और विधानसभा का नाम, ये दोनों चीज़ आपको भरना है, ठीक। फिर उस बाद में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नाम लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, हिंदी में नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य की राजभाषा, तो जिस भी प्रदेश की जो भी राजभाषा इन द सेंस कि जो भी सरकारी काम जिस भी लैंग्वेज में होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का सारे काम जो है हिंदी में होता है, तो राजभाषा क्या हो गई, हिंदी। तो यहाँ पे हमको हिंदी में अपना नाम लिखना है और जो भी हमारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजी में बड़े अक्षरों पे, मतलब कैपिटल लेटर में, आधार में जो भी आपका नाम की स्पेलिंग है वही नाम की स्पेलिंग आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखनी है, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश में लिखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो आपको ऐसी लेनी है कि सामने से आपका फेस दिखे, दोनों कान आपके दिखें और जो है पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड हो, मतलब स्पष्ट फ़ोटो हो, वो फ़ोटो आपको लेनी है। और ध्यान रहे उस पर अहस्ताक्षरित, मतलब किसी के हस्ताक्षर ना हुए हों, ठीक। रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए नातेदार में से किसी एक का नाम और या उपनाम राज्य की राजभाषा में। पहले तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे किसका नाम भरने वाले हैं, पिता का नाम भर रहे हैं, माता का नाम भर रहे हैं, पति का या पत्नी का नाम भर रहे हैं। अगर कोई अनाथ है तो उसका जो लीगल गार्जियन है उसका नाम यहाँ पे भरना है। अगर ट्रांसजेंडर है तो उनके गुरु जो होते हैं उनका नाम यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि हम किसका नाम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक। तो जिसका भी हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका नाम यहाँ पे हम राजभाषा यानी हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रही हूँ। फिर उसके बाद में उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में। अब जिनका नाम यहाँ पे आपने हिंदी में लिखा है उन्हीं का नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर उसके बाद में स्वयं का मोबाइल नंबर, स्वयं का ईमेल। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, स्टार है, यानी जहाँ पे स्टार है वो आपको सूचना देनी ही देनी है, भरना ही भरना है। और यहाँ पे क्या, यदि उपलब्ध है, जहाँ पे लिखा हुआ है यदि उपलब्ध है, यानी आपकी इच्छा पे है, आप चाहें तो भरिए, आप चाहे तो ना भरिए। लेकिन मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं भी उपलब्ध कराते हैं, नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर तो ज़रूर उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद में आपको ऑनलाइन चेक करने में ये सुविधा हो जाएगी अगर आपका मोबाइल लिंक हो जाएगा आपके वोटर ID से, ठीक। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में आधार का ब्यौरा, आधार संख्या आपके पास है यहाँ पे टिक करिए और आधार संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। या अगर आपके पास आधार नहीं बना हुआ है तो आप ये भी लगा सकते हैं कि मैं आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता, ठीक, आप वो लगा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका जेंडर लिखना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। फिर यहाँ पे जन्म तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक। फिर उसी के साथ में आपको कोई एक डॉक्यूमेंट भी देना है। डॉक्यूमेंट कौन सा देना है, ये 6 डॉक्यूमेंट है, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर आपके हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक। जैसे अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, 6 डॉक्यूमेंट है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आप जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे दे सकते हैं जो आपका बना हुआ है, या आपके पास आधार कार्ड है उसको दे सकते हैं। आपके पास पैन है, आप पैन दे सकते हैं। चलान अनुज्ञप्ति, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। चलान अनुज्ञप्ति क्या हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है। CBSE ICSE राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा
कक्षा 10 या 12 का प्रमाण पत्र, इनमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है। यानी कि आप जनरली लोग कक्षा 10 का ही सर्टिफिकेट देते हैं, यानी जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, मम्मी पापा का नाम लिखा हो, वही दिया जाता है। तो आपके पास है वो तो दे दीजिए। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हाई स्कूल फेल हैं। आप चाहे हाई स्कूल फेल हो चाहे हाई स्कूल पास हो, दोनों, अगर आपने हाई स्कूल में इनरोलमेंट करवाया था, ठीक, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे आप अगर आपने पेपर दिया होगा, यानी पेपर दिया था आपने, अगर फेल है तो फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा, पास है तो पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल हैं या पास हैं, आपका सर्टिफिकेट मायने रखता है। तो 10वीं का अगर सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा दीजिए। आपके पास आपका पासपोर्ट बना है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब 6 में से कोई एक चीज़ आपको देनी है जब आप नया इनरोलमेंट करवा रहे हैं तो, ठीक। फिर उसके बाद में जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यानी अगर इन 6 में से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इससे इतर भी कोई चीज़ दे सकते हैं, जैसे वोटर आईडी पुराना अगर है तो आपके पास में, या आप जाके अपने सुपरवाइजर या सेक्टर मजिस्ट्रेट, ओके, सुपरवाइजर या सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास आप उपस्थित हो जाइए और बता दीजिए कि मेरे पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम क्या करें। तो वो आपको सुझाएंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर सकते हैं, आपका माना जाएगा। फिर उसके बाद में 8 का क्या है, आपका निवास का पूरा पता यहाँ पे भरना है। सेकंड, यहाँ पे ये देखिए, या तो आवेदक के नाम में या माता पिता पति पत्नी वयस्क बच्चों, यदि उस पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक का नाम में पते की स्वप्रमाणित प्रति। यानी कि ये कहा गया, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे का ही, जैसे मान लो कोई 18 वर्ष अभी हुआ है और वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है निवास का, तो अपने पापा का भी दे सकता है। जैसे अब ये मान सकते हैं, जैसे पानी बिजली गैस कनेक्शन, पानी बिजली जनरली घर में किसी एक के नाम पे ही होता है, तो जिसके नाम से है उसको आप दे दीजिए। राष्ट्रीयकृत, जैसे अब ये डाकघर के बैंक पासबुक की, तो बैंक पासबुक ये बच्चा स्वयं का दे सकता है, आधार कार्ड ये स्वयं का दे सकता है, भारतीय पासपोर्ट ये स्वयं का दे सकता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें परिवार की ही देनी पड़ सकती हैं, जैसे विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख। अब ये घर में हर सदस्य के नाम भूमि होना ये कोई ज़रूरी तो नहीं, अगर उसके पापा का है तो वो भी आप अपना लगा देगा कि हाँ ये है और उनका निवास माना जाएगा। किरायादार, अगर किराए पे रह रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्रीकृत यानी जो नोटरी पे होता है, ठीक, रेंट एग्रीमेंट वो वाला आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम किराए पर रह रहे हैं। अब उसमें जैसे पापा अगर रेंट पे रह रहे हैं तो बच्चे का माना जाएगा निवास। फिर रजिस्ट्रीकृत विक्रय अभिलेख स्वयं के घर की दशा में, अगर आपने घर खरीदा हुआ है और उस घर में रह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं कि हाँ जो है ये हमारे निवास के प्रूफ में, उसको भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आती है बात निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज। अगर मान लो 1 से 7 में से आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, देखिए इसमें कहा गया इनमें से कोई एक, आपको ये ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे हैं, कोई एक मांगा जा रहा है। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ऐसी और भी कई चीज़ें हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं एज अ निवास के प्रूफ में, ठीक। और निवास प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, ऑनलाइन वाला और एसडीएम द्वारा जारी होना चाहिए, तहसील द्वारा जारी, ठीक। तो आप इसको लेके जो है अपने सुपरवाइजर या सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास में पेश होइएगा, तो वो आपका जो है इसको भी कंसर्न किया जाएगा, ठीक। अगर ऊपर में से कोई नहीं है तो ये अन्य दस्तावेज, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, यदि जो है दिव्यांग है, जो नए वोटर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका अगर है वो दिव्यांग तो भरना है इसमें से, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि आपके किसी सदस्य का नाम, जैसे अभी आपको संबंध दिखाना है डिक्लेरेशन फॉर्म में, जिसका नाम आप दिखाने वाले हो, किसी एक सदस्य का नाम यहाँ पे आपको भरना है और उसके साथ आपका क्या संबंध है और उसकी इपिक नंबर, पहचान पत्र संख्या, ये आपको यहाँ पे भरना है। देन यहाँ पे घोषणा करनी है, ठीक, मैं भारत का नागरिक हूँ, आपका गाँव और ये उसके बाद में ब्लॉक जिला जो भी है, पते में इतने समय से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे जन्म से लिख दीजिएगा। मान लो 2010 से रह रहे हैं, 10 से 20 से जो भी है, जितने समय से आप रह रहे हैं उतने समय से। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो जितने वर्ष के आप हैं यहाँ पे वो लिखा जाएगा, ठीक। फिर पहली बार आवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं है, इस पर आपको टिक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेरे पास 7 खा में उल्लिखित जन्म तारीख के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए 7 खा यहाँ पे है, 7 का खा
कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जो आप अन्य दे रहे हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मेरे पास 7 खा के 1 में उल्लिखित जन्म तारीख या आयु के सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, अतः मैंने आयु के सबूत के समर्थन में जो भी दस्तावेज संलग्न किया है उसको जो है वो करें। अगर यदि लागू नहीं है तो काट दें, इसको काट दीजिएगा। ठीक, मुझे ज्ञान है इस आवेदन के संबंध में मैंने ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है, यानी आप कोई गलत जानकारी नहीं भरेंगे। जिस जगह पे आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, जिस तारीख को जिस जगह पे भर रहे हैं उसको भरिए, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर करिए और जो है अपने BLO को दे दीजिए। ये तो हो गया एक ये फॉर्म, और दूसरा भी हम आपको बता रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक, अब ये फॉर्म तो दोनों लोगों को भरना है, जिनका नाम जिनका नाम या जिनके संबंधी का नाम SIR की पिछले SIR में था या नहीं था, दोनों लोगों को ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। अब सेकंड ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मेरे पास अभी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी रहता है, तो ये आपको भरना है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ फॉर्म 6 एंड फॉर्म 8। मतलब ये है कि आप चाहे फॉर्म 6 भर रहे हो चाहे फॉर्म 8 भर रहे हो, कोई भी फॉर्म भरेंगे आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। फॉर्म 6 में क्या है, जो भी मैंने आपको भर के दिखाया, मतलब नामांकन पत्र, और जो फॉर्म 8 है, यानी आप अगर कोई संशोधन करवाना है तो आप फॉर्म 8 के लिए अप्लाई करेंगे, उसके साथ में भी आपको ये देना है। अप्लीकेंट नेम, यानी जिसका नाम वोटर ID में सबमिट किया जा रहा है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस भरना है। फादर्स गार्जियन नेम, मतलब कि फादर या गार्जियन नेम, यानी यहाँ पे पिता, पति या माता, किसी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गार्जियन में। ठीक, संरक्षक के रूप में अगर EPIC नंबर अवेलेबल है तो उसको लिख दीजिए। EPIC का मतलब यहाँ पे वोटर ID यानी पहचान पत्र संख्या अगर है तो वो लिख दीजिए। माता का नाम और माता का वोटर ID संख्या, ये आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है स्पाउस नेम इफ़ अप्लीकेबल, यहाँ पे इफ़ अवेलेबल यानी यदि उपलब्ध है, यहाँ पे इफ़ अप्लीकेबल यानी यदि आप पर लागू होता है। मतलब ये कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपको ये भरना है, यानी विवाह हुआ है तो आपको भरना है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो नहीं भरना है। स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नाम। ठीक, पत्नी का नाम भरना है और उसका वोटर ID नंबर। अब देखिए इसमें यहाँ पे वोटर ID हमको संलग्न करने के लिए कहा जा रहा है इफ़ अवेलेबल, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी यदि आपके पास में है, ठीक, वोटर ID संख्या है तो आप भर दीजिएगा। ठीक, और इससे क्या होगा, ट्रैक करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR इफ़ अप्लीकेबल। इफ़ अप्लीकेबल मतलब यदि आप पर लागू होता है। कैसे, अब ये 2 चीज़ें हैं। ठीक, फर्स्ट कि आपका नाम 2003 की सूची में था तब आप इसको भरेंगे, आपका नाम 2003 की सूची में नहीं था तो आप इसको भरेंगे। अब भरना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है इलेक्टर नेम, यानी कि 2003 की सूची में आपका नाम था तो यहाँ पे आपका नाम और आपका वोटर ID संख्या, पहचान पत्र संख्या, ये भरना है। यहाँ पे रिलेटिव्स का नाम, यहाँ पे रिलेटिव का क्या मतलब है, जो वोटर लिस्ट थी जहाँ पे आपका नाम था तो उसके बगल में यहाँ पे रिलेटिव के नीचे जो भी डिटेल, यहाँ पे आपके पापा का नाम भी हो सकता है, हो पति का नाम भी हो सकता है, हो जिसका नाम वहाँ पे रिलेटिव के रूप में है वो वाला यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। ठीक, सूची में जिसका भी है, जैसे हम ये मान सकते हैं किसी का भी नाम, किसका नाम हम बताएं, मानो कोई ABC है और सन ऑफ या वाइफ ऑफ लिखा हुआ है XYZ, तो यहाँ पे हमको ABC भरना है और यहाँ पे XYZ भरना है। ठीक, जो भी वोटर लिस्ट में है 2003 की सूची में वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। फिर कौन सा संबंध है, आपके पिता का नाम है कि माता का नाम है या पति का नाम है, जो भी है। उस समय आपके जनपद का क्या नाम था, 2003 में आपके जनपद का क्या नाम था वो यहाँ पे भरना है। आपके प्रदेश तो यहाँ पे इस टाइम पे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश 2003 में। और मैं ये कह रही हूँ उस समय जनपद का नाम, क्योंकि 2003 के बाद बहुत सारे जनपद का नाम चेंज हुआ है, बहुत सारे नए जनपद आए हैं, जैसे अमेठी, अम्बेडकर नगर। ठीक, ऐसे भी और कुछ जनपद हैं जो 2003 में नहीं थे, तो यहाँ पे उस समय वो जहाँ पे थे, वो विधानसभा जिस जनपद में आती थी, ठीक, उसको वो वाला जनपद यहाँ पे लिखना है। जैसे अमेठी के आधे तो कुछ सुल्तानपुर में थे और कुछ को लिखना है, अम्बेडकर नगर का भी कुछ अयोध्या में था, तो वो वाला नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक, असेंबली नेम यानी विधानसभा का नाम जो भी उस टाइम पे था, बहुत सारी असेंबली का नाम चेंज हुआ है, तो जो भी 2003 में असेंबली का नाम था वो लिखना है। 2003 में असेंबली का नाम, ठीक, और किस संख्या पे उस टाइम पे थी 2003 में, नंबर, उस समय कौन से बूथ पे आपका वोट पड़ता था, ये सारी जानकारी आपको BLO से मिल जाएगी। और
एसआर नंबर किस क्रमांक पर आपका नाम था 2003, यानी कि ध्यान रखिए ये सारी डिटेल हमको 2003 के हिसाब से ही भरनी है। तो ये हो गया अगर आपका नाम था। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके पापा या मम्मी या दादा दादी किसी का भी नाम आप इसमें डाल सकते हैं, अपने संबंधी। मतलब 6 लोग हैं, मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी, इन 6 में से कोई एक का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक, वोटर लिस्ट। फिर उसके बाद में उनका वोटर ID अवेलेबल है तो लिखेंगे। रिलेटिव का नाम, अगर मान लीजिए आप यहाँ पापा का नाम लिख रहे हैं तो पापा के पापा का नाम, अगर मम्मी का नाम लिख रहे हैं तो हो सकता है वोटर लिस्ट में मम्मी के पति का नाम लिखा हो तो आप यहाँ पे पति का नाम लिखिएगा। हो सकता है मम्मी के नाम के बाद में पापा का नाम, उनके पापा का नाम लिखा हो तो आप उनके पापा का नाम लिखेंगे। मतलब ये कि वोटर लिस्ट देख के उनका नाम और उनका जिसके रिलेटिव का नाम है वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उस समय जो जनपद था, उस समय प्रदेश, उस समय विधानसभा का नाम क्या था, जैसे यहाँ पे डिटेल भरी है वैसे ही आपको ये डिटेल भरनी है। ये आप भरेंगे यहाँ पे आपकी साइन करके और आपके BLO को दे देंगे, आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक। अब ये वीडियो मैंने बताई कि कैसे आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और कैसे जो है BLO को भर के देना है। अब सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि आप मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं किसी भी उपलक्ष्य में या किसी भी कारणवश आप अभी वर्तमान में अपने गृह प्रदेश में नहीं हैं, गृह जनपद में नहीं हैं, या आप दूसरे जनपद में हैं जहाँ पे आपका होम टाउन है, आप वहाँ नहीं हैं, तो कैसे आप SIR अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक। तो आपको भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो गई है। सेकंड वीडियो में आपको ऑनलाइन कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक। तो अभी तो मैंने ये बताया कि जिनका फॉर्म पिछले SIR में मतलब उनके रिलेटिव या उनका नाम था उसके लिए। अगर आपका नाम या आपके फैमिली में से किसी का नाम 2003 की सूची में नहीं था तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक, यहाँ ऊपर का इतना भर देंगे और ये नीचे वाला नहीं भरेंगे क्योंकि नहीं था, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अप्लीकेंट कैन चेक देयर नेम एंड नेम ऑफ द कंसर्न रिलेटिव इन द प्रीवियस SIR इलेक्टोरल रोल। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट जो है अपना और अपने संबंधी का नाम, कंसर्न रिलेटिव्स, प्रीवियस SIR की सूची यहाँ पे जाके देख सकते हैं। SIR कहाँ से है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने संबंधी या जिसका नाम जो है वोटर लिस्ट में देखना है कहाँ से चेक कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ड्राफ्ट रोल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ लिखा हुआ है जो है, ये देखो, फॉर हेल्प अप्लीकेंट्स कैन कनेक्ट विद देयर कंसर्न BLO। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है ERO, ठीक, विल इशू नोटिस to those applicant whose previous SIR electoral details provided in the declaration form are either unavailable or do not match in the database। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ERO होते हैं से करेंगे वो नोटिस भेजेंगे, ऐसे लोगों को नोटिस भेजेंगे कि जो उन्होंने या तो उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी सूचना नहीं भरी है, ठीक, मैच नहीं कर रहा है, या जो है ये देखो अनअवेलेबल, या तो उपलब्ध नहीं कराई है या मैच नहीं कर रहा है, जो भी आपने सूचना उसमें भरी हुई है मैच नहीं कर रहा है तो आपके पास नोटिस जाएगी। नोटिस से आपको घबराना नहीं है। ऑनलाइन नोटिस भरने का भी प्रोसेस है, उसको भी आप कर सकते हैं। बस आपको आपके DOB के हिसाब से डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक। अगर आपका नाम नहीं है या आपके संबंधी का नाम 2003 में नहीं है तो अभी डिपेंड करता है। अगर आपका 1787 से पहले जन्म हुआ है तो प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ, कोई डॉक्यूमेंट हमको देना है, केवल अपना डॉक्यूमेंट देना है, ठीक। फिर उसके बाद कहाँ से डॉक्यूमेंट देना है, ये देखिए 13 डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। फिर उसके बाद में इफ़ बॉर्न इन इंडिया बिफोर 17 मतलब बिटवीन 1787 और 2/12/2004, मतलब 2004 और 87 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको अपना देना है, अपनी डिटेल देनी है। देन मम्मी या पापा, या का मतलब है किसी एक, अपनी और मम्मी या पापा में से किसी एक की डिटेल देनी है। यहाँ पे केवल अपनी डिटेल देनी है अगर 87 के पहले का है, ठीक। अब उसके बाद में अगर इफ़ बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004 तो आपको क्या करना है, अपना डिटेल देना है, मम्मी का भी डिटेल देना है और पापा का भी डिटेल देना है। और डिटेल कौन सी देनी है, कोई एक डिटेल देनी है, ठीक, कोई एक डिटेल देनी है और इन 13 में से कोई एक डिटेल देनी है, ठीक। तो आप अगर ऐसी डिटेल देंगे तो आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमको अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना है, BLO के पास जमा करना है, तो फॉर्म कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हमको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है, इसी वजह से मेरी वीडियो इतनी लंबी भी हो जाती है।
अगर आपको लगा हो कि मैंने कहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है या हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पे विचार करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको किसी को शेयर करने लायक लगा होगा तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।